Hello everyone, I am here with a new video today that is about chapter number 4, structure of the atom. So let's start. This is the part 1 of this chapter. I will cover this whole chapter in 3-4 parts. Okay, I hope you will enjoy it. यस बेटा, जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, यहाँ चैप्टर नंबर 4 में तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वहाँ पे डाल्टन ने क्या बोला था, यहाँ देखो मैंने दोबारा लिख भी दिया है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम है वो सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। आपको मैंने एक चेयर वाला एग्जाम्पल 2 से 3 बार सेम एग्जाम्पल रिपीट किया था अलग अलग वीडियोस में कि आप चेयर को ब्रेक करते रहेंगे बड़े बड़े पीसेस में, फिर और छोटे में, फिर और छोटे में। जब आप उसे कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, एक स्टेट लास्ट में ऐसी आएगी कि वो पार्टिकल्स का साइज अब इतना छोटा हो गया है कि उन्हें आप और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस स्टेट पे जो पार्टिकल है वो इतना स्मॉल है, उसे हम एक तरीके से स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो उसे हमने नाम दिया था एटम्स। दोज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज एटम्स। ओके, तो एटम को हमने क्या बोला, दीज आर दी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स। आप इन्हें फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो आपको क्लियर है। अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। बट जब आगे और स्टडीज की गई एटम के रिगार्डिंग, एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए और आगे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब देखा गया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट एंटिटी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मिल रहे हैं, मतलब वो इससे भी छोटे हैं, ठीक है। बट डाल्टन ने क्या बोला था कि ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल हैं। बट इट इज नॉट द केस। एटम के अंदर उससे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं जिन्हें हम चार्ज पार्टिकल बोल देते हैं, क्योंकि उन पे कुछ चार्ज होता है, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल देते हैं। क्लियर। तो अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। सी, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। ये वो पार्टिकल्स हैं बेटा जो एटम के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने एटम के बारे में, लास्ट एटम के बारे में समझा है, लेकिन अब एटम के अंदर मिलने वाले उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम समझेंगे। क्लियर। तो मेजरली जो 3 टाइप के पार्टिकल्स मिलते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी टाइम बाद हुई है। क्लियर। बट आपको जो याद रखना है वो इन तीनों के नाम, कि एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से मिलते हैं। सब एटॉमिक, कोई आप कंफ्यूज नहीं होगे बेटा, एटम के अंदर मिलने वाले पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मैंने ऊपर लिखा है चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज का मतलब इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ चार्ज होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ओके, -1। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, मैं आपको ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अभी बता रही हूँ, लेकिन आगे हम देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो जो एक्सपेरिमेंट पहले हुए वहां हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, फिर हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में मैं आपको एक ओवरऑल जनरल व्यू दे रही हूँ कि ये क्या होते हैं, ताकि आगे जब हम अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ें तब आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर। तो चार्ज, आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे हम बोल सकते हैं 1 यूनिट चार्ज होता है, -1 यूनिट। क्लियर। 1 यूनिट तो है बट वो माइनस है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, +1। एक प्रोटॉन पे +1, ठीक है। न्यूट्रॉन, नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर न्यूट्रल, नो चार्ज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है 0। ये चीज क्लियर हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। देन अगर हम मास की बात करें, आपको चार्ज और मास के बारे में पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट मास, इलेक्ट्रॉन का पहले मैं आपको प्रोटॉन के बारे में बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे हम बोल सकते हैं 1 यूनिट,
1 AMU या फिर 1 U या फिर 1 यूनिट, तीनों का मतलब सेम है। एक प्रोटॉन पे AMU और यूनिफाइड मास U के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो मास एक प्रोटॉन का हम मान सकते हैं 1 U और 1 यूनिट। क्लियर? न्यूट्रॉन का भी सेम 1 यूनिट। बेटा आप इसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि आप 1 U भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, एक प्रोटॉन का 1 U और एक न्यूट्रॉन का भी 1 U। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। इट इज वेरी 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 लेस देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मास। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा कम होता है अगर हम कंपेयर करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम इग्नोर कर देते हैं इनके कंपैरिजन में। तो यहां मैंने लिखा है नेग्लिजिबल। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है, तो हमने इसे क्या किया, एक तरीके से 0 कंसिडर कर लिया और आई हैव रिटन हियर नेग्लिजिबल। क्लियर? तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये जो ओवरऑल आइडिया मैंने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या हैं, इन पे कौन कौन सा चार्ज होता है, किस पे पॉजिटिव होता है, किस पे नेगेटिव होता है, किसका मास कितना होता है। क्लियर? आप आगे आ जाइए। सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब जो आपका मेन पार्ट स्टार्ट होगा वो यहां से है। हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर की। आप स्ट्रक्चर वर्ड से नहीं घबराएंगे, ये एक जनरल टर्म है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 भी समझाया है बड़े अच्छे से। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या नाम ही क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। हाँ, हमने वहां सेल के बारे में बात की थी, तो पूरे चैप्टर में हमने उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की थी। तो स्ट्रक्चर जब मैंने आपको सेल का समझाया था, मैंने क्या बोला था, अगर मैं एक प्लांट सेल ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या समझाया था कि बीच में न्यूक्लियस होती है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस होते हैं, इन बिटवीन आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आता है। क्लियर? लाइसोसोम्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर का मीनिंग, ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, स्ट्रक्चर का मीनिंग समझा रही हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब जिस भी कंपोनेंट से वो चीज बनी है उसमें वो कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, वो ओवरऑल हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो जब हमने सेल के स्ट्रक्चर की बात की थी, न्यूक्लियस हमने बोला था बीच में मिलती है, प्लांट सेल में वो साइड में भी मिल जाती है आपको, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वहां गोल्गी अपैरेटस आपको कहाँ मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलेगा। तो ये सब क्या होता है, उस चीज का स्ट्रक्चर होता है। सेल का स्ट्रक्चर की हमने बात की। तो जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, ये कौन सा कितना बड़ा होता है, कौन सा कितना छोटा होता है, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर एक एटम का। ठीक है, तो ये सब बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, प्रोटॉन यहाँ मिलेगा, या फिर जो भी है एटम का स्ट्रक्चर, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल दिए थे। एक साइंटिस्ट ने बोला कि एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलते हैं, प्रोटॉन उधर। बट नेक्स्ट टाइम जब एक साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने कुछ डिफरेंट देखा। उन्होंने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, प्रोटॉन इधर, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर तीसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ अलग ही बोला। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ नजर आते हैं, या फिर जो भी, वो हम एक एक करके इन डिटेल समझेंगे तीनों मॉडल्स को। सबसे पहले किन्होंने दिया था एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने। सेकेंड, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। फिर थॉमसन्स में कुछ कमियां मिली तो हमने नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात की, रदरफोर्ड। ओके, फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद बोर ने और ज्यादा डिटेल में स्टडी की, तो थर्ड देखो मैंने क्या लिखा है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल दिए हैं और बताया है कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्लियर? फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर?
दिस atomic model was given by Thomson. J.J. Thomson we can say, his full name was J.J. Thomson. तो अब थॉमसन ने क्या बोला बेटा, यहाँ पे देखो, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ वाटरमेलन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मॉडल दिया, आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उन्होंने क्या किया, जो एटम का मॉडल है, एटम का स्ट्रक्चर है, वो किससे कंपेयर कर दिया, एक वाटरमेलन से। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, रेड एडिबल पार्ट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज, जो ब्लैक सीड्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखो बेटा, ये आपको पिक्चर भी नजर आ रही है राइट हैंड साइड पे। अब उन्होंने क्या बोला, जो एटम का स्ट्रक्चर है, एटम कुछ वाटरमेलन जैसा नजर आता है। ठीक है, वाटरमेलन में आप देखते हो एक रेड पार्ट होता है, जो पल्प आप बोल सकते हो, या फिर जो आप पार्ट खाते हो रेड कलर का। ठीक है, वो उन्होंने क्या बोला, आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था, सबसे पहले ही बता दिया था कि एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हम इन तीनों की ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं। तीनों मॉडल, थॉमसन का, रदरफोर्ड एंड बोहर, तीनों ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, प्रोटॉन किधर और न्यूट्रॉन किधर। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जब थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तब तक आपके ये न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ही जस्ट टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की थी। तो इन्होंने बोला कि जो रेड एडिबल पार्ट है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एटम कुछ स्फेरिकल, जैसा आपको वाटरमेलन स्फेरिकल होता है, वैसा ही कुछ एटम नजर आता है, यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। जो ये रेड पार्ट है वो क्या है, पूरा एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेडेड है, पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, और फिर वाटरमेलन में जैसे तरबूज में आपको ब्लैक सीड्स नजर आते हैं, वैसे ही क्या है, उस पूरे पॉजिटिव जो स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज्ड स्फेयर है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स वैसे एम्बेडेड हैं, उसमें धसे हुए हैं। ये आपको चीज समझ आई? यहां आपको एक क्लियरली पिक्चर नजर आ रही है। जो रेड एडिबल पार्ट है वो क्या है, पूरा पॉजिटिव स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स पे ही होता है पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन्स पूरे इसमें ऐसे फैले हुए हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, जैसे कि ब्लैक सीड्स आपके रेड जो पल्प होता है उसमें एकदम एम्बेडेड होते हैं, स्टडेड होते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो आप आगे देखो, इन्होंने क्या बोला, इनका जो एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन प्रपोज दैट an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। अभी जो मैंने आपको समझाया, एक एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, वो इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, लाइक अ वाटरमेलन, जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अब इन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये चीज देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। इफ वी टॉक अबाउट चार्ज, तो उन्होंने क्या बोला, अगर माइनस जो नेगेटिव चार्ज है वो -5 है, तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, +5। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड आपको मैंने समझा रखा है क्या होता है, जो न्यूमेरिकल टर्म होती है ये क्या होती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक माइनस है, पॉजिटिव है, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम है। तो अगर +5 -5 दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो एटम है वो एज अ होल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। उसमें ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई? अगर पॉजिटिव आपको जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर -9 होगा, तो पॉजिटिव भी कितना होगा, +9 सॉरी। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, ताकि जो आपका एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल रहे। ये चीज क्लियर हुई? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑलवेज। ऐसा नहीं होगा कि -5 है और +3 है, नो, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम मिलेगा। तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके मेन जो 2 पॉइंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, शो कर दिए हैं। ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि एज अ होल जो थॉमसन ने मॉडल दिया वो क्या था, यही था। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ बच्चे, अब क्या हुआ
अब थॉमसन ने जो ये मॉडल दिया, आगे कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एटम को और अच्छे से जानने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को और डीप में देखने के लिए, तो वहाँ पे ये मॉडल फिट नहीं हो रहा था। ये बहुत ही बेसिक मॉडल था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं, इतना बोला इन्होंने। बट ये आगे जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए वहाँ पे ये मॉडल फिट नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट जो मॉडल दिया, इट वॉज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। यस, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था बेटा, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया। मैंने यहाँ देखा, आप लिखा है मैंने, In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. ये पिक्चर भी आपको नजर आ रही है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो वर्ड न्यू आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल्स, जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। गोल्ड फॉइल यू नो, आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हो खाने को रैप करने के लिए, रोटियां चपाती को रैप करने के लिए, तो एल्यूमिनियम फॉइल भी आप देखते हो कितना पतला होता है, बट उन्हें उससे भी बहुत ज़्यादा पतला कुछ लेयर चाहिए थी। तो गोल्ड आपको पता है 10th क्लास में आप मेनली पढ़ोगे, बहुत ही मेलेबल होता है। गोल्ड बहुत अच्छा मेलेबल सब्सटेंस है। मेलेबल मीन्स उसकी बहुत हम थिन लेयर, बहुत ही पतली एक शीट बना सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल से भी बहुत ज़्यादा पतली उसकी शीट बन सकती है। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया क्योंकि उन्हें बहुत थिन लेयर चाहिए थी। और फिर उन्होंने उस पर क्या किया, बहुत ही तेज स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स छोड़े गए उसके ऊपर। देखो यहाँ लिखा है फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। अभी अल्फा पार्टिकल आप मेरे से पूछोगे क्या होता है मैम, तो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गए, अल्फा पार्टिकल्स कुछ नई चीज नहीं है। हीलियम के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 आपको 1 to 20 सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे इस वाले इसमें भी याद आए बेटा, उन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, पूरी टेबल है। लेकिन इससे पहले हाइड्रोजन हीलियम 10-12 तो मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं। हीलियम क्या होता है, He, उस पर 2 चार्ज है, ठीक है। आयंस के बारे में बताया है, 2+ चार्ज है। उस He2+ को ही मैंने देखो यहाँ लिख भी दिया है, He2+, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे बहुत तेज स्पीड में आगे आपने गोल्ड फॉइल रख दी, गोल्ड फॉइल की एक पतली सी लेयर रख दी और उस पर बहुत ही फास्ट स्पीड में क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्ड किए गए। क्लियर? ये इनका बेसिक एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है, जिसे इन्होंने नाम दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया। नेक्स्ट देखो ऑब्जर्वेशंस। इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, उसमें आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है या फिर किस टाइप से रिएक्शन हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ ऑब्जर्वेशन होती है आपकी। तो इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, आपको देखो ये पिक्चर भी नजर आ रही है, ये पूरी ऑब्जर्वेशन है उनकी। फर्स्ट पॉइंट वाज most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. Third, surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. तीनों पॉइंट हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। आपको मैं इन डिटेल ये पिक्चर समझाऊंगी। ये देखो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, इसमें क्या है, गोल्ड फॉइल है, कोई भी मैटर है, किसका बना हुआ है, एटम्स का। तो ये जो सर्कल सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, गोल्ड के एटम्स हैं। गोल्ड फॉइल है, जो सर्कल सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल किससे बनी हुई है, गोल्ड के एटम से। तो ये एक एक एटम है। क्लियर? अब इस पे क्या है, लिखा भी हुआ है अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही फास्ट स्पीड में, बहुत तेज स्पीड में आते हुए अल्फा पार्टिकल्स इस पे छोड़े गए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा, अल्फा पार्टिकल्स ज्यादातर स्ट्रेटली पास कर गए। आप ज्यादातर लाइंस, जो स्ट्रेट लाइन है आप देख रहे हो, वो एकदम स्ट्रेट पास कर गई।
ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने यही बोला है, फर्स्ट पॉइंट देखो, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, एकदम आर से पार कर गई, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ एकदम स्ट्रेटली चली गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड इन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से जब गुजर रहे थे, उसे पास कर रहे थे, तो वो डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, वो आप देख रहे हो स्ट्रेट पास नहीं किए बट कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, इधर उधर मुड़ गए, ठीक है। थर्ड इन्होंने बोला है, मैं अभी आपको समझाऊंगी बेटा, ये खुद ड्रॉ करके, एक बार आप रफ आइडिया ले लो। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल, आप ये एक इन्होंने आइडिया लिया था कि इतने ज्यादा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली रीबाउंड हो गया, जिस पाथ पे गया था एकदम उसी पाथ पे वापस आ गया। आप यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये गोल्ड के एटम्स हैं, ठीक है। ये एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ, आप बड़े अच्छे से समझेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, ठीक है। ये क्या है, गोल्ड एटम्स हैं। आपको पिक्चर में नेमिंग लेबलिंग वहां पे हुई थी, यहाँ मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस पे क्या किया गया, He2+, वेट फॉर अ मिनट, He2+, 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 ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये इस पे ऐसे डाले गए। तो अब क्या, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो एकदम स्ट्रेटली ऐसे पास कर गए, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए। कुछ पास बेटा मैं बार बार He2+ नहीं लिख रही हूँ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्ट्रेट जा रहे थे बट किसी एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, ठीक है, जैसे कि ऐसे जा रहे थे और फिर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये चीज क्लियर हुई, ज्यादातर क्या थे, स्ट्रेटली एकदम पास कर गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, और 12,000 में से सोचो कितने ज्यादा पार्टिकल में से एक सिंगल पार्टिकल ऐसा था जो, यहाँ पे मैं अलग कलर से नजर आपको शो कर देती हूँ, जो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे जैसे ऐसे स्ट्रेट गया और उसी पाथ पे वापस आ गया, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई आपको कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली पास कर गए, कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, इधर उधर मुड़ गए, और 12,000 में से एक, मतलब इतने ज्यादा नंबर में से कुछ एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ पे गया उसी पे वापस आ गया। अब जो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस, रदरफोर्ड कंक्लूडेड, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये देखो, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. एक सेकेंड बेटा, ये तीनों पॉइंट मैं आपको रीड कर देती हूँ पहले, और फिर मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला जो मॉडल है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Second point was very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies is very little space. Third one was a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. Clear? तो उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन मैंने आपको अभी क्लियरली समझाई थी, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे 3 पॉइंट उन्होंने कंक्लूड किए कि एटम के बारे में, ये 3 पॉइंट्स कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्व किया, नाउ आई कैन से दिस, ओके। तो देखो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे एक एटम ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो, एक सिंगल एटम ड्रॉ करती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, मैं आपको अभी समझाऊंगी पूरा। इधर
alpha particles which are nothing but He2 plus ions. ओके, हीलियम आयंस हैं ये। अब इन्होंने क्या बोला, जो इनकी कंक्लूजन था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने एक कंक्लूजन क्या दिया, फर्स्ट पॉइंट जो कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। ये इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि आपने देखा ज़्यादातर जो हीलियम आयंस थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो स्ट्रेटली पास कर गए। आपने ये चीज़ देखी ना। तो एटम के अंदर स्पेस खाली होगा तभी तो वो एकदम एक तरफ से दूसरी तरफ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर जाएंगे। अगर बीच में कोई रुकावट आती है, ठीक है, कोई हिंड्रेंस होती है, कोई चीज होगी अगर, तो वो टकरा के वापस नहीं आ जाएंगे या फिर टकरा के कहीं और नहीं जाएंगे, लेकिन वो एकदम स्ट्रेटली पास कर गए। इसका मतलब क्या है, ये देखो ऐसे स्ट्रेटली पास कर रहे हैं। ये ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ऐसे एकदम स्ट्रेटली पास कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो स्पेस है ज्यादातर एटम के अंदर, ये क्या है, एम्प्टी है। तभी क्या हो रहा है, ये किसी चीज से टकरा नहीं रहे, एकदम स्ट्रेटली पास कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर हुआ। तो इसके बेसिस में इन्होंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ओके, कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो खाली है। सेकेंड, अब इन्होंने क्या बोला कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। वो कुछ पार्टिकल्स आपने ऐसे देखे थे जो वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो बहुत कम स्पेस कवर करता है, बहुत कम स्पेस घेरता है। क्यों? अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे एक चीज कि आपने देखा है मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जब आप पास में लाते हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्शन हैपन्स। ठीक है, जबकि एक पॉजिटिव एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लाते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो सेम इज द केस हियर। आप देख रहे हो अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। हीलियम आयंस पे पॉजिटिव है 2+। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर बेटा, अभी आप आगे देखोगे जब ये मॉडल अपना प्रपोज करेंगे रदरफोर्ड, आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जब आपने देखा बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, इधर से उधर गए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और He2+, He2+। ठीक है, अब पॉजिटिव आपको मैंने बोला न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये दोनों पास में जाएंगे, जब ये इधर से जा रहा होगा तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। एक सेकेंड, ये जब इधर से जा रहा होगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आपस में पास नहीं आना चाहेंगे, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, अपने पाथ से स्ट्रेट नहीं जा रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है। अगर सोचो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता, इतनी दूर में होता, ठीक है, न्यूक्लियस इतना बड़ा होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा होता, तो क्या होता, ज़्यादातर जो आपके हीलियम आयंस थे वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाते, ज़्यादातर। बट क्या ऐसा हो रहा था? ज़्यादातर तो क्या कर रहे थे, एकदम स्ट्रेट पास कर रहे थे। तो जो इसका मतलब क्या है, जो इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर बहुत कम स्पेस कवर कर रहा है। क्लियर? थर्ड पॉइंट वाज आल्सो सिमिलर, कि इन्होंने बोला कि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री पे, इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। पहले मुझे ये न्यूक्लियस को छोटा करने दो बेटा, एक सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो जैसे गए वैसे के वैसे रिबाउंड 180 डिग्री पे वैसे के वैसे उसी पाथ में वापस आ गए। तो इसका मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस में ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जिस एंगल पे गए, अब आप ये चीज कंपेयर कर सकते हो, आप एकदम बहुत तेज स्पीड से जा रहे हो और आगे से कोई बड़ी तेज स्पीड से आ रहा है या फिर वो रुका भी हुआ है, तो आप जैसे गए, बिल्कुल जैसे गए और
उससे ऐसे टकराए और बिल्कुल उससे वापस आ गए, तो आपको हेड ऑन हेड कोलिजन हुआ है, एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट वैसे टकराए हो। तो ऐसे तो बहुत कम पार्टिकल थे, तो इसका मतलब ये बहुत ही कम स्पेस है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम स्पेस है। दूसरा मास की बात भी कही गई है, तो इसमें कुछ मास होगा तभी ये टकरा के वापस आएगा, ठीक है। तो ये जो मास है या फिर पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही कम स्पेस में ऑक्यूपाइड है। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो ये 3 पॉइंट वो थे जो उन्होंने कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो बच्चे, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब जितना भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऑब्जर्वेशंस थी या फिर जो कंक्लूड किया, लास्ट में इन्होंने क्या किया, अपना एक न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का, ठीक है। फाइनली इन्होंने बोला कि एटम का ये मैं मॉडल प्रपोज करता हूं। सो दीज 3 points are under that model. First one was there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Second one, the electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. Third, the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. ठीक है। अब इन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन जो भी किया, उसके फाइनली उन्होंने जो अपना एक तरीके से हम बोल सकते हैं एटॉमिक मॉडल दिया, वो ये था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अगेन मैं आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ। उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट था कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और ज्यादातर मास जो एटम का होता है वो उसके अंदर आपको मिलता है। एटम कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप का होता है, उसके बीच में आपको क्या मिलती है, न्यूक्लियस मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं यहां लिख भी देती हूं, न्यूक्लियस, ठीक है। एटम को स्फेरिकल शेप का है, उसके बीच में आपको न्यूक्लियस मिलती है, और नियरली जो सारा मास होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो मैंने आपको बताया था मास किस में होता है, इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन में तो नेग्लिजिबल, मैंने आपको पहले ही जो 3 चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो मास है वो क्या है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में तो नेग्लिजिबल है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बात हो रही है प्रोटॉन की। तो जो आपका प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है। तो हमने इसका मतलब क्या निकला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। थर्ड क्या बोला, जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है, उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हो, पूरे एटम के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत छोटा है। एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या था जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया वो। ये आपको अभी तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है, आई विल श्योरली आंसर देयर। अब इन्होंने ये एटॉमिक मॉडल दे दिया, बट आगे जब देखा गया और एक्सपेरिमेंट किए गए या फिर इनके मॉडल को डिटेल में समझा गया, तब देखा गया कुछ कमियां थी इनके मॉडल में। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। कुछ ड्रॉबैक्स तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं, वो आपसे एटॉमिक मॉडल नहीं पूछते, बट वो क्या पूछेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी वो बताओ, ठीक है। तो मेन मैंने एक पॉइंट में उस पूरी कमी को लिख दिया है, सी हियर, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो इन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिट्स पे, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है, वो चीज स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है एटम को। अगर वो ऐसे चक्कर लगाएंगे तो एटम स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल में, बट उन्होंने क्या बोला, अगर वो ऐसे चक्कर लगाएंगे तो स्टेबल नहीं होगा। तो कोई भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है, जब एटम स्टेबल नहीं है तो पूरा मैटर स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे तो कोई चीज स्टेबल ही नहीं होगी। बट क्या ऐसा होता है, आप जिस चेयर पे आप बैठे हुए, जो फोन यूज कर रहे हो, सारी चीजों एटम से बनी है और सारे एटम क्या है, स्टेबल हैं। तो ये क्या था, एक रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक था, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल।
अब यहाँ पे आप देखो ये क्यों नहीं था स्टेबल। सबसे पहले देखो क्या लिखा गया है, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में बड़े अच्छे से समझाया था, आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। लास्ट टॉपिक है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ पे वो घूमता है, गोल गोल घूमता है सॉरी बेटा, तो वो क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आपको पता है या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर हो गई, 2 किलोमीटर पर सेकेंड से 3 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई या पर आर हो गई, तो वो भी चेंज है। या फिर सीधा जा रही है और कहीं पे मुड़ गई गाड़ी, तो वो भी चेंज है वेलोसिटी में। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सिलरेट कर रही है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में बेटा जब कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देखो ये गोल गोल कोई चीज है, आप वो ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो आप यहाँ पे देखोगे उसकी डायरेक्शन ये है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो आप उसकी डायरेक्शन देखोगे यहाँ है, तो हर पॉइंट पे उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं हर पॉइंट पे वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमते हैं, तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब गोल गोल घूमता है एक्सेलरेट करेगा और ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इट विल लूज इट्स एनर्जी। ठीक है, वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा और उसकी एनर्जी धीरे धीरे, देखो मैंने नेक्स्ट लिखा है, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब जब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये देखो कोई चार्ज पार्टिकल है, ऐसे घूमते घूमते एनर्जी कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ठीक है, पहले वो ऐसे घूम रहा था, फिर ऐसे घूमता गया, एनर्जी कम होती जा रही है, वो फाइनली क्या होगा, मैं एक ग्रीन कलर से न्यूक्लियस शो कर देती हूँ। ठीक है, फाइनली वो क्या होगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ऐसे जाते जाते वो फाइनली न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। हेंस द एटम वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टेबल। ठीक है, एटम स्टेबल नहीं माना जाएगा ऐसे। इस केस में तो क्या हो जाएगा, एटम हाईली अनस्टेबल। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, सारे मैटर जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड ने जो दिया था उसमें ये ड्रॉबैक था, जिसके बेसिस पे, जिसकी वजह से आगे और डिटेल में एटम को जाना गया और अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे बोर, उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया और इस कमी को दूर किया। ठीक है, बट वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आपने इस पार्ट में जो पढ़ा हम वो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। यस, वी स्टार्टेड फ्रॉम एटम। हमने एटम को बोला वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ओके, मास की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 1 यूनिट 1 यू आप बोल सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन का इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन द मास इज नेग्लिजिबल, इसे हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन, एक साइंटिस्ट ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन इधर मिलते हैं, फिर दूसरा आया, उन्होंने कुछ उनकी पोजीशन और चेंज कर दी, तो उन्होंने अपने अपने एटॉमिक मॉडल दिए। फिर स्टार्टेड फ्रॉम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल था, एटम का स्ट्रक्चर था, वो किससे कंपेयर किया, वाटरमेलन से, तरबूज से। तरबूज में जो रेड एडिबल पार्ट होता है, जो रेड पल्प आप खाते हो, वो उन्होंने बोला पॉजिटिव स्फीयर है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, धसे हुए हैं, लाइक आपके सीड्स वाटरमेलन में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना मॉडल 2 पॉइंट्स में पूरा एक्सप्लेन किया था। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, वो मैंने अभी आपको समझाया। सेकंड उन्होंने बोला था पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, +5 है तो -5 होगा।
ठीक है, पॉजिटिव अगर +9 है तो नेगेटिव भी आपका -9 होगा। क्लियर। फिर उनमें कुछ कमियां थी तो रदरफोर्ड का मॉडल आया था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया पहले, उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज किया और उस पे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए। ठीक है, तो अब जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने क्या देखा, जब उस पर छोड़े गए तो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि ज्यादातर पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास कर गए। तो इसका मतलब क्या था कि ज्यादातर एटम के अंदर जो स्पेस है वो एम्प्टी है। सेकंड, कुछ अपने पाथ से स्ट्रेट पास नहीं किए, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए, इधर उधर की ओर मुड़ गए। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस में है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव ही एक दूसरे से रिपल्शन होगा उन दोनों का, और वो इधर से उधर भागेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो वो बहुत कम पार्टिकल्स थे, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम थे, तो इसलिए हम बोलते हैं ऐसा पॉजिटिव चार्ज भी बहुत कम है एटम के अंदर। बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो जिस एंगल से गए उसी पाथ पे जस्ट रिबाउंड वापस आ गए 180 डिग्री के एंगल पे। तो इसका मतलब जो मास है एटम का और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, बहुत कम स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। क्लियर। लास्ट में रदरफोर्ड गेव हिज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने 3 पॉइंट बोला कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो आपको एटम के मिडल में मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और न्यूक्लियस का साइज है वो पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, लास्ट वी टॉक्ड अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ड्रॉबैक क्या था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो एक्सिलरेट करेगा। वो तो चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल होता है वो क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। एक्सिलरेट करेगा तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। धीरे धीरे जब एनर्जी रेडिएट होगी तो क्या होगा, वो पार्टिकल अपने एनर्जी लूज करता जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और जो कि क्या होगा, वो एटम बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। क्लियर। तो इस ड्रॉबैक को, इस कमी को बोर ने दूर किया था। उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई फील आपको ये जो आज मैंने जिस तरीके से समझाया आपको अच्छे से समझ आया है। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कुछ आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर देयर। ओके, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to it. Also like this video and share this video with your friends. बेटा मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।